हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे उमेश मेहता जी से। हमने इनकी इन्वेस्टिंग की जर्नी के बारे में बात की थी। आज के एपिसोड में हम इनसे जानेंगे कि कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में यूफोरिया आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मार्केट टॉप्स पे ट्रैप होने से बच सकते हैं। तो आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्वागत करते हैं उमेश मेहता जी का। उमेश जी, वेलकम टू द शो। प्लीज टू हैव यू ऑन दिस शो। तो अभी जो आगे मैं समझता हूं कि 2008 जैसी सिचुएशन तो आएगी, कभी मार्केट गोज थ्रू साइकिल्स, तो मार्केट में आगे भी टॉप बनेंगे। तो बेस्ड ऑन योर एनालिसिस, आपने 2001 का भी टॉप देखा, 2008 का भी टॉप देखा, और अभी प्रोबब्ली आगे चल के जब भी मार्केट टॉप आउट होगा तो आई एम श्योर के उस वक्त जो सिनेरियोज थे या जो भी कुछ फैक्टर्स होंगे वही या उसके कुछ एक अलग वेरिएशन में वापस से ये फैक्टर आएंगे। तो ये जो मार्केट में यूफोरिया बनता है स्टॉक्स में और पर्टिकुलर सेक्टर में या ओवरऑल मार्केट में, तो ये यूफोरिया को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। अब मेरे ध्यान में, जब मेरी खुद की स्टडी में मैं ये एक देखता हूँ कि जैसे आपने रिलायंस पावर का आईपीओ के बारे में बताया, तो नॉर्मली क्या होता है कि जब बुल मार्केट होता है तो बहुत सारे डीमैट अकाउंट खुलते हैं, और एक बड़ा आईपीओ जब आता है तब दैट इज प्रोबेबली अ साइन ऑफ टॉपिंग आउट। तो 2008 में वो रिलायंस पावर था, 2010 में कोल इंडिया का 10-12 हज़ार करोड़ का आईपीओ आया था। तो ऑल दीज मेजर आईपीओज लीड टू अ करेक्शन। तो ऐसे आपकी क्या ये स्टडी है, या आप क्या, आपके इतने पूरे एक्सपीरियंस में से आपको क्या पता चला है कि यूफोरिया कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? काफ़ी अच्छा सवाल है। यूफोरिया आइडेंटिफाई करने का एक रास्ता नहीं है, मल्टीपल रास्ता है। जैसे कुछ आपने बताया कि जब ज़्यादा आईपीओ आ जाते हैं मार्केट में, आईपीओ कब आएंगे? जब पब्लिक का मूड, माहौल, सेंटीमेंट अच्छा होगा तभी वो आईपीओ लेके आते हैं। और काफ़ी ज़्यादा आईपीओ आते हैं, मतलब लिक्विडिटी सक हो जाती है मार्केट से, तभी मार्केट में आता है। तो ये एक फैक्टर है। दूसरा, मार्केट में टर्नओवर, मतलब स्पेक्यूलेटर या ट्रेडिंग मेंटालिटी मार्केट में जब आप कैसे उसको मेजर कर सकते हो। तो ये मैं आपको एक अच्छा सा एक ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में कंपनी का इसमें दो पैरामीटर है। पहला, कंपनी की मार्केट कैप कितनी है कंपेयर टू टोटल मार्केट साइज ऑफ द एंटायर इंडियन कैपिटल मार्केट। तो और फिर उस कंपनी का टर्नओवर कितना है साल में। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट कैप 2% है ऑफ द टोटल मार्केट कैप, ठीक है, कोई कंपनी का, फॉर एग्जांपल HUL का अपन एग्जांपल ले लेते हैं, तो HUL का मार्केट कैप तकरीबन 4% है, और उसका जो टर्नओवर है पूरे साल में वो सिर्फ 2% है। तो मतलब 4% जो है वो टोटल इंडियन स्टॉक मार्केट में जितने भी स्टॉक्स है उन सब की कंपैरिजन में 4% है, बराबर? करेक्ट। ओके। और उसका जो टर्नओवर है HUL पे, जो स्टॉक एक्सचेंज में जो टर्नओवर होता है वो 2% है। मतलब कंपनी बड़ी है और टर्नओवर इतना छोटा है। और ये जो टर्नओवर आप बोल रहे हो, वो टर्नओवर भी इट इज एन एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर, तो एनुअल टर्नओवर ऑफ द एंटायर स्टॉक मार्केट vis-a-vis द पर्टिकुलर टर्नओवर फॉर द होल ईयर ऑफ अ स्टॉक, बराबर? ओके। तो ये जो आप चार्ट देख सकते हो जो स्क्रीन पर, तो उसमें क्या है कि HUL का चार्ट है। आप देखिए कि मार्केट कैप एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल मार्केट कैप, तो HUL का तकरीबन 5-6% है। तो कंपनी बड़ी है, मगर जो उसका टर्नओवर है साल का वो 1.5-2% के आसपास ही ऑफ द टोटल मार्केट टर्नओवर और रजिस्टर्ड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। मतलब कंपनी बड़ी है, टर्नओवर छोटा है, मतलब ट्रेडर इसमें कम है, इन्वेस्टर लोग ज्यादा है, और ज्यादा इसमें स्पेकुलेशन नहीं है। एक और एग्जांपल आप देखिए, येस बैंक आप देखिए, कंपनी इतनी छोटी है मगर उसका टर्नओवर इतना ज्यादा है। कंपनी तकरीबन 1% ऑफ द टोटल मार्केट कैप है भारत में पिछले 3-4 सालों में, और उसका टर्नओवर होता था 4%, 5% ऑफ द टोटल टर्नओवर ऑफ द मार्केट ऑन एनुअलाइज्ड बेसिस। मतलब कंपनी छोटी है और टर्नओवर इतना ज्यादा है। मतलब ये ट्रेडिंग मेंटालिटी वाले इसमें घुसे हैं, या फिर आप कुछ भी इसमें कहिए, इतना ज्यादा टर्नओवर जब होता है, टॉक ऑफ द टाउन स्टॉक है, हो सकता है कभी इतना सारा वॉल्यूम हो रहा है तो हो सकता है मैनेजमेंट का भी इसमें हाथ हो, और पब्लिक भी पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये सब ट्रेडिंग वाले भले स्टॉक हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट वाले बिल्कुल भी स्टॉक ये नहीं हो सकते। इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक कौन से? मार्केट कैप बड़ी है और उसका टर्नओवर कम है,
तो HUL है, नेस्ले है, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं। आप देखिए मार्केट कैप है, मगर मार्केट कैप के अनुसार वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम उनका नहीं होता है। और उसके अपोजिट तो ये जो बड़े टिकट साइज वाले स्टॉक्स है जैसे कि नेस्ले या MRF या जितने भी बड़े 4 या 5 आंकड़े वाले स्टॉक्स है, मैं समझता हूँ कि उनमें जो टर्नओवर है वो शायद कम रहेगा, तो प्रोबब्ली दीज वुड बी गुड क्वालिटी स्टॉक्स एंड उसमें ट्रेडिंग बहुत ही कम होगी। नहीं, आपकी बात, आप ये एब्सोल्यूट करेक्ट है कि जब भी साइज, मार्केट कैप अगर बड़ी है, बड़ी कंपनी को ऑब्वियसली कंपनी अच्छी होनी चाहिए, और अगर टर्नओवर, ट्रेडिंग टर्नओवर कम है स्टॉक एक्सचेंज में, तो ये एक काफ़ी अच्छा नुस्खा है आपको अच्छे इन्वेस्टमेंट स्टॉक आइडेंटिफाई करने के। और आप सिक्लिकल स्टॉक्स भी ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिक्लिकल तो आपको पता है कि साइकिल ऊपर नीचे होती रहती है, तो आप कोई भी आप स्टॉक देख लो। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक में 13-14 में आप देखिए मार्केट कैप से ज़्यादा स्टॉक में टर्नओवर होता था, और जब इन्वेस्टिंग का जब स्टॉक प्राइस नीचे था तब जो टर्नओवर था वो कम था और मार्केट कैप ज्यादा थी। तो ये जो मार्केट कैप और ये जो रेशियो है टर्नओवर का, ये अगर ऊपर नीचे होता है तो ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। अगर टर्नओवर ज्यादा है मार्केट कैप से, तो ये एक इंडिकेटर है कि मार्केट स्टॉक प्राइस में काफी ज्यादा एक्शन है, ट्रेडर लोग हैं, और दिस इज द टॉक ऑफ द टाउन। इसलिए आपको इससे फ्रॉम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपको पैसा नहीं बनेगा, पैसा बनेगा, मगर आपको ट्रेल करना है। स्टॉप लॉसेज आपको, जैसे जब तक मूवमेंट चल रहा है तब तक आपको उसमें राइड करना है। और जैसे ही अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन्वेस्टमेंट में आपको देखना है कि कौन मार्केट कैप है और कौन सा स्टॉक जो टर्नओवर है वो उसका काफी कम हो चुका है, जो लोग अभी अनटचेबल है या स्टॉक लोग उसे हाथ नहीं लगाते, शायद लोग भूल गए हैं। तो आप रिलायंस में भी आप देखिए, रिलायंस में पिछले 4 साल में, अभी 1-1.5 साल से तो काफी अच्छी तेजी है, मगर उसके पहले जो 4 साल था जब रिलायंस ने कुछ भी नहीं किया है, उसमें मार्केट कैप से कई परसेंट कम ट्रेड टर्नओवर होता था, और अभी टर्नओवर काफी बढ़ गया है। तो ये एक बहुत ही सटीक टूल है आपको आइडेंटिफाई करने का। तो ये MRF या इस प्रकार के स्टॉक आइडेंटिफाई, इन्वेस्टमेंट क्वालिटी के स्टॉक आइडेंटिफाई करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। आप टर्नओवर उस स्टॉक का आइडेंटिफाई कर लीजिए एनुअल बेसिस पे स्टॉक एक्सचेंज में कितना है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल टर्नओवर, और फिर आप उस कंपनी की मार्केट कैप देख लीजिए एज अ टोटल मार्केट कैप ऑफ इंडियन ऑल कंपनीज। तो ये रेशियो अगर मार्केट कैप ज्यादा है 5-6% है और टर्नओवर अगर 1-2% है, तो ये अच्छा स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी स्टॉक है, HUL जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया। और अगर मार्केट कैप कम है और टर्नओवर काफी ज्यादा है, येस बैंक एग्जांपल मैंने आपको बोला 5-6% टर्नओवर और मार्केट कैप है 0.5%, 1%, तो आप समझिए अपनी औकात से ज्यादा मार्केट में जब टर्नओवर होता है स्टॉक का, तो वो ट्रेडिंग स्टॉक होता है। और आपको ट्रेडिंग के लिहाज से देखना चाहिए, क्योंकि आपको कब बेचना है वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाय एंड होल्ड स्टॉक करके रख दूं। तो दिस इज एन इंडिकेशन कि अगर टर्नओवर बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू मार्केट कैप, तो इट इज चेंजिंग हैंड्स, द स्टॉक इज चेंजिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली। और अगर कोई स्टॉक को होल्ड करके अपने डीमैट अकाउंट में दबा के नहीं बैठा है, मतलब कि ये सिर्फ ट्रेड करके छोड़ देने वाला है, ये खा के थूक दो टाइप का स्टॉक हो गया, बराबर। तो आपको भी फिर उस स्टॉक में उसी प्रकार से काम करना पड़े। आप उसको लेके बैठ नहीं सकते। यस बैंक फॉर एग्जांपल, भाई मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मैं लेके बैठूंगा नहीं। अगर इस प्रकार से मार्केट में उसका इस हिसाब से टर्नओवर हो रहा है, तो आपको भी समय अनुसार निकलना पड़ेगा। और HUL में आपको पता है कि टर्नओवर ही नहीं हो रहा मार्केट में, तो आप बाय एंड होल्ड करके इस प्रकार के स्टॉक में बैठ सकते हो। वैसे सिक्लिकल स्टॉक्स है, सिक्लिकल स्टॉक में भी कभी कभार आपको कब इन्वेस्ट करना और कब एग्जिट करना। तो जब टर्नओवर कम होता है एक्सचेंज में, जब लोग ध्यान नहीं देते हैं और मार्केट कैप बड़ी है और टर्नओवर उसका कम है, तब आपको इन्वेस्ट जाके करना है। और जब टर्नओवर काफी ज्यादा हो जाता है, तभी वही है प्रिंसिपल्स की, भाई अभी आप निकल जाओ। तो ये सिक्लिकल स्टॉक्स के जैसे, सिक्लिकल स्टॉक्स एग्जैक्टली होते क्या है, आप हमारे व्यूअर्स के लिए बताएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली आर सिक्लिकल स्टॉक्स? सिक्लिकल स्टॉक्स ऑन अ ब्रॉड बेसिस पिछले 10-15 सालों में आप देखिए, टाटा स्टील 10 साल पहले टाटा स्टील हाई था 800 और लो था 150-200 या जो भी था, और आज वापस टाटा स्टील 800 के आसपास आ गया। तो 10 साल में
स्टॉक प्राइस में अगर 10 साल पहले किसी ने इन्वेस्ट किया है हाई में और आज की तारीख में उसके पास उसने रिटर्न नहीं बनाया, क्योंकि वो सिक्लिकल स्टॉक है, वो साइकिल्स में चलते हैं। जब तेजी, अगर आपने गलत भाव में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको काफी लंबा रुकना पड़ेगा। तो इसमें आपको टाइमिंग करना पड़ता है। टाइमिंग कैसे करोगे? तो टाइमिंग मैंने आपको बताया कि क्राउड बिहेवियर आप देखिए। क्राउड बिहेवियर आप कैसे देखोगे? ऑन एग्रीगेट टर्नओवर आप देखोगे। फॉर कोई भी एक स्टॉक है, भले स्टेट बैंक है, टाटा स्टील है, ये सब बॉटम के आसपास सबका टर्नओवर कम था कंपेयर टू मार्केट कैप, और जब भी टॉप आते हैं तभी सबका टर्नओवर बढ़ जाता है कंपेयर टू मार्केट कैप। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा टूल है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सिक्लिकल टॉप्स। सो सिक्लिकल स्टॉक्स में एक, जैसे आपने टाटा स्टील बताया, तो मैं मानता हूँ कि मेटल एक हो गया, एक जो इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स हो गए, तो शायद से ऑटो सेक्टर भी इसी में एक साइकिल के थ्रू जाता है। तो ये सारे स्टॉक्स में एक सिक्लिकलिटी फैक्टर आता है, और तब साइकिल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी ये टूल काम में आ सकता है, और ओवरऑल यूफोरिया फाइंड आउट करने के लिए भी ये टूल काम में आ सकता है। तो आई एम श्योर कि ये 2001 का जो टॉप था या 2008 का जो टॉप था, उसमें ये टूल ने काफ़ी कुछ हेल्प की होगी। तो कैन यू शेयर सम ऑफ द इनसाइट्स, हाउ डिड दिस टूल हेल्प? यस, 2001 जब केतन पारेख की जो तेजी थी, उसमें आप बिलीव नहीं करोगे, जो नंबर्स थे, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, ग्लोबल टेली, वो मार्केट कैप तो सिर्फ 0.5% थी और टर्नओवर था 10% ऑफ टोटल मार्केट, ऑफ द टोटल टर्नओवर। मतलब इतना ज्यादा टर्नओवर, अनबिलीवेबल। सत्यम कंप्यूटर, ग्लोबल टेली सिस्टम्स, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, DSQ सॉफ्टवेयर, पेंटाफोर, सबकी मार्केट कैप जो थी वो सिर्फ 0.5% या 1% थी, और टर्नओवर 5, 7, 8, 10% वो टर्नओवर करते थे। और 2008 में भी जो रिलायंस, अनिल भाई के जो शेयर्स थे, वो टॉप 5 कैटेगरी में टर्नओवर उनका था मार्केट में, और मार्केट कैप सबकी छोटी थी मगर टर्नओवर इतना ज़्यादा था, 3%, 4%, 5%। ये सब आप देखिए कि वो एक पीक का या एक टॉप का एक क्लियर संकेत देते हैं कि जब इतनी हरकत हो जाती है स्टॉक्स में तो आपको फिर उससे बाहर निकलना चाहिए। So exactly, ये actually this could be a very good tool to identify short selling candidates. मुझे पता है आपने काफ़ी अच्छी सीरीज़ की है, 1 घंटे की एक वीडियो बनाया था शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं उसके ऊपर, जो हमारे क्लाइंट्स को और दर्शकों को काफ़ी पसंद आया था। तो उस पर्टिकुलर सीरीज़ में जो भी आपने कहा शॉर्ट सेलिंग में, क्या वो संक्षिप्त में आप बता सकते हैं कि अगर हमारे पास ये एक टूल हो गया और उसके साथ साथ आप शॉर्ट सेलिंग भी अगर किसी को करना है, तो कुड दिस बी कंबाइंड विद दैट एंड कैन वी यूज इट? देखिए, ऐसा है कि ये एक मोटा मोटी आपने आइडेंटिफाई, आपके पास आइडियाज आ गए कि भाई ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, फॉर एग्जांपल यस बैंक, इसमें टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। देन यू हैव टू वेट एंड वॉच। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो आप उस हिसाब से टूल्स लगाइए। आप कोई ब्रेकआउट्स, जब मार्केट में लोअर ब्रेकआउट आते हैं या जो भी है, मूविंग एवरेज, क्रॉस ओवर आप लगाइए। ये जब लगाने के बाद जब सिग्नल आते हैं तभी आपको यस बैंक में ज़्यादा कन्विक्शन है कि भाई मैं ये ट्रेड में अगर करता हूँ तो पैसा ज़्यादा बनेगा, क्योंकि मुझे ये टर्नओवर का और ये मुझे ब्रॉड स्ट्रक्चर मुझे पता है, स्टोरी पता है। और ऐसे तो ब्रेक डाउन मार्केट में सभी देते हैं जब मार्केट नीचे आता है तो और मूविंग एवरेज, क्रॉस ओवर सभी स्टॉक देते हैं, मगर कौन सा ऐसा 1, 2, 3 या 4, 5 स्टॉक्स है जहाँ पे मुझे मैक्सिमम पैसा मिले, कन्विक्शन भी हो। और हाई कन्विक्शन एक्चुअली इसी से आएगा, वरना तो शॉर्ट सेलिंग जब करते तो एकदम शॉर्ट सेल करने के बाद लोगों को ये डर लगने लगता है कि अभी रिकवर हो जाएगा, अभी बाउंस बैक आ जाएगा। बट ये पर्टिकुलर स्टडी अगर लोग फॉलो करें तो इसमें ये होगा कि बहुत सारे लोग ट्रैप ऑलरेडी हो गए होंगे, क्योंकि बिकॉज टर्नओवर इज सो हाई। तो आई एम श्योर के रिटेल इन्वेस्टर्स हो या जो भी वीक हैंड्स वाले इन्वेस्टर्स है वो ये स्टॉक में ट्रैप हो जाते होंगे। और अगर आप एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर, इफ यू कुड शॉर्ट सेल सच काइंड ऑफ स्टॉक्स, तो दैट कुड प्रॉब्ली हेल्प यू मेक गुड मनी। करेक्ट। तो ये आप समझिए, अगर आपने एक चीज पे इतनी अच्छी स्टडी कर ली है, जैसे मैंने आपको ये टर्नओवर वाला जो मैंने आपको फंडामेंटल बताया, और फिर आप कन्विक्शन के साथ अगर आप यस बैंक में करते हो तो एक स्टॉक या 2 स्टॉक ही बहुत है अच्छा पैसा बनाने के लिए। तो लोगों को क्या करना चाहिए कि एक तो उनकी स्ट्रैटेजी माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि भाई उनको मार्केट से किस तरीके से पैसा लाना है। अब अर्जुन है तो वो धनुष बाण से ही उसने अपनी लड़ाई जीती है, भीम है तो वो गदा चला के वो लड़ाई अपनी जीतता है। तो उनका फोकस क्लियर है कि मुझे इस प्रकार से मुझे रणनीति या मुझे बैटल फील्ड में अटैक करना है, तो वो बहुत जरूरी है।
आज प्रॉब्लम क्या है आज की तारीख में कि लोग दुनिया भर का सब जगह से ज्ञान ले लेते हैं या सीख आते हैं, मगर वो जब तक फोकस नहीं करते मुझे ये काम ही करना है। मैं तो बोलूँ लोग कोसते हैं कि भाई टेक्निकल एनालिसिस लोग पैसा नहीं बनाते, मतलब टेक्निकल एनालिसिस भी अगर अच्छा है, अगर आप उसको सही मायने में देखें, आप कोई भी एक टूल देख लीजिए, फॉर एग्जांपल कोई ब्रेकआउट, तो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई ब्रेकआउट ही अगर जो ट्रेड करता है तो फ्रॉम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी अच्छा पैसा बनेगा। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो इन्वेस्टिंग के भी आप सिद्धांत नक्की कर लो, भले ही येस बैंक जैसे शेयर से पैसा बनता है, या मैंने जैसे आपको बताया टाटा टेली सर्विसेज और टीसीएस, टाटा टेली सर्विसेज में रिटर्न अच्छा है मगर रिस्क भी ज़्यादा है, और टीसीएस में रिस्क कम है मगर चलो रिटर्न भी थोड़ा कम है। तो आप ये समझिए कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, मैं क्वालिटी में ही जाऊंगा। मैंने आपको इनिशियल जो मैंने लाइफ का जो मैंने एग्जांपल आपको बताया, जम्मू एंड कश्मीर बैंक 1500% रिटर्न, और अगर एचडीएफसी बैंक में अगर इन्वेस्ट वो टाइम पे लाइक टू लाइक पीरियड में करता था तो 700% रिटर्न। मगर जब फोकस क्लियर है कि आई वांट टू इन्वेस्ट विथ क्वालिटी, भले ही रिटर्न कम हो, ये जब इन्वेस्टर के माइंड में जहन में बैठ जाता है तभी वो अच्छा इन्वेस्टिंग कर सकता है और इससे कंपाउंडिंग रिटर्न बन सकता है। तो क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि अगर ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग की आपको एक फोकस होना चाहिए, स्ट्रेटेजी एक ही चीज पे फोकस रखे और उसी में ज्यादा डीप उतरते जाए तो उससे ज्यादा आपको बेनिफिट मिल सकता है। मार्केट में आप ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन कर पाओगे, और अगर लंबे समय तक सस्टेन किया तो इवेंचुअली पैसा भी बनेगा। तो एक हमने ये काफ़ी अच्छी स्टडी देख ली है। अब ये डेटा जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो ये डेटा कहाँ से ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं ये डेटा? ऐसे तो एक्सचेंज पे अवेलेबल है, काफ़ी सारे डेटा एक्सचेंज प्रोवाइड करती है और उन्हें बस ट्रैक करना है सही तरीके से। तो आजकल फ्रीली डेटा भी काफ़ी अवेलेबल है। इनफैक्ट अगर एक्सचेंज पे डेटा अवेलेबल है तो यू कुड शेयर द लिंक विद अस एंड वी विल पुट दिस लिंक बिलो आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड ऑल द रिटेल इन्वेस्टर्स कैन गो एंड चेक द लिंक। या श्योर। चलिए, तो दिस वाज एन एक्सेलेंट सेशन फ्रॉम उमेश भाई। तो हमने आज के सेशन में काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी है। अब इस एपिसोड को आज यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन समाप्त करने से पहले हमारी हमारा एक ट्रेंड है कि वी डू अ स्पीड राउंड विद ऑल आवर गेस्ट। तो हम आपके साथ भी कुछ रैपिड फायर सवाल पूछेंगे। तो आपके सबसे फेवरेट बुक्स कौन सी है? ऐसे स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू तो रेमिनिसेंस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सीखने को है फ्रॉम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। और अदरवाइज भगवद गीता मेरी फेवरेट बुक है। ओके, सो अभी मार्केट तो सबका गुरु है ही है, बट आपके गुरु कौन है? देखिए, ऐसा है कि गुरु एक नहीं है, गुरु काफ़ी सारे हैं और अलग अलग फील्ड से हैं, तभी थोड़ा थोड़ा ज्ञान सबसे लेके हम एक अपने आप में एक अलग पर्सनालिटी बन सकते हैं। वैसे 100% या इस तरीके का मेरे लाइफ में इस प्रकार का नहीं था, मगर मैंने लार्जली मेरे जो पिताजी है उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है फ्रॉम। तो अगर गुरु का दर्जा देना है तो मेरे पिताजी को देंगे। ओके, सो आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? फ्री टाइम में एक्चुअली एकांत, मतलब मैं विपश्यना मेडिटेशन करता हूँ और काफ़ी बार शिविर में भी गया हूँ। तो कुछ ना करना भी कुछ करना है, तो ये है। और तो रिलैक्स होके अपने आप में मनन चिंतन अपने आप का खुद के साथ, तो ये जब कुछ काम नहीं होता है तो ये मैं करता हूं। क्लीन एंड रिलैक्स माइंड इज गुड फॉर अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, तो ये काफ़ी हेल्प करता है। सो चलिए, एक लास्ट सवाल आपसे पूछ लेता हूँ कि आपके लाइफ का अगर कुछ कहे कि लाइफ लेसन, तो वो लाइफ लेसन क्या रहेगा? देखिए, लाइफ लेसन ये है कि लाइफ में आपको माइंड ओपन रखना है, कंटिन्यूस लर्निंग करना है, और लर्निंग करते ये जो जर्नी है आपको मायूसी भी होगी, उदासी भी होगी, आप खुश भी रहेंगे, मगर ये सब चीज़ में आप एक बैलेंस रख कर आप अपनी लाइफ जर्नी को जीते हैं। और आपके कुछ सिद्धांत जो प्रिंसिपल्स है, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, वी ऑल पीपल आर कनेक्टेड, हम सब एक ही ईश्वर की संतान है, सब में कुछ ना कुछ सब अच्छे हैं, सब एक दूसरे के लिए है। तो ये आप वासुदेव कुटुंबकम वाला जो मेन प्रिंसिपल है, हाँ, तो ये आप सिद्धांत लेके आप लाइफ में चलते हो, आप खुश रहिए, आप खुश रहते हैं हर बार, जो भी हो रहा है ठीक है, अच्छा है, और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं आपके गोल्स और आपके मिशन के पास। तो बस इसी से आप चलते जाइए, निरंतर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, और किसी के साथ गलत मत कीजिए, खराब भावना नहीं रखिए,
तो आप इस प्रकार से जीवन निर्वाह कर सकते हैं और आपको ईश्वर भी ज्ञान प्रदान करेगा, वो विजडम देगा, तो आप मार्केट में आप जो भी काम करते हो आपको उसमें सफलता मिलेगी। चलिए, धन्यवाद आपका इन सारी चीज़ों के लिए, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपसे आज बहुत कुछ सीखने मिला एंड आई एम श्योर कि आगे जब कभी भी मार्केट इवेंचुअली इट गोज थ्रू अ साइकिल और टॉप आउट होगा ही होगा, तब जाके ये स्टडी काफ़ी काम में आएगी। तो दिस विल बी अ एक्सीलेंट टूल इन द बैग ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स के हर बार ऐसा बोलते हैं कि मार्केट टॉप आउट हो गया और हमेशा रिटेल ही ट्रैप होता है। तो आई थिंक इस बार अगर ये टूल रिटेल इन्वेस्टर्स अपने पास रखेंगे तो डेफिनेटली उनको मदद मिलेगी। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम एंड वी होप टू सी यू वंस अगेन इन द शो। थैंक यू। तो इस एपिसोड में उमेश जी से बात करके हमने जाना कि कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स क्राउड बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं। उन्होंने हमें मार्केट यूफोरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए क्वालिटेटिव फैक्टर्स बताए, जिसमें बड़ी मात्रा में आईपीओस का आना, कंपनीज का कैपेसिटी एक्सपेंशन में निवेश करना जैसी चीज़ें शामिल हैं। क्वांटिटेटिव फैक्टर में हमने देखा कि जब स्टॉक का टर्नओवर उसके मार्केट कैप के मुकाबले बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो एक रेड फ्लैग होता है और जनरली उस स्टॉक में टॉप बनने का बहुत ही सटीक इंडिकेशन होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस एपिसोड से काफ़ी सारे इंसाइट्स मिले होंगे। अगर आपको हमारा शो पसंद है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू। और हाई फ्रीक्वेंसी एक्चुअली बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि एल्गो मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। सेबी ने डीएमए करके चालू खोला था। डीएमए इज डायरेक्ट मार्केट एक्सेस। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई एटीएम या जादू की छड़ी है।